नमस्कार विद्यार्थी मित्रगण। आज की कक्षा में हम लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित आपके चार हथियार इस निबंध रचना के पाठ के पीछे दिए गए स्वाध्याय से संदर्भित प्रश्नों आदि पर चर्चा करने का कार्य करेंगे। शुरुआत में आकलन संबंधी जो प्रश्न आपके सामने आया है, अर्थात पहला अप्रश्न कृति पूर्ण कीजिए, इसके अंतर्गत पाप के चार हथियार है। यह आपको चार बक्सों में एक प्रश्न, वह कौन से पाप के चार हथियार है वह लेखन का कार्य करना है। पाठ का विस्तार से हमने अध्ययन आदि करने का कार्य किया है, तो उसका सहज परिचय हमारे सामने आया हुआ है कि ये पाप के ये चार हथियार कौन से हैं। उसमें पहला हथियार अर्थात पहले बक्से में आपको लिखना है उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा हथियार अर्थात हत्या और अंतिम हथियार चौथा अर्थात श्रद्धा के रूप में। इस प्रकार पहली कृति आपकी यहाँ पर पाप के चार हथियार, ये चारों इन हथियारों का एक एक बक्से में एक प्रकार से लेखन कार्य करने के पश्चात यह कृति हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है, अर्थात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन, अर्थात वह क्या कहते हैं। और यह पाठ की शुरुआत में ही आया हुआ है कि मैं खुली सड़क पर, अर्थात कथन के रूप में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं। कहते हैं अपने कथन या अपने विचार के रूप में कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्ली की समझकर उड़ा देते हैं। अर्थात यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन यहाँ पर आया है। उसके पश्चात शब्द संपदा के रूप में आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछने का कार्य किया गया है, अर्थात शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अर्थात एक शब्द समूह आपके सामने दिया गया है जिसके लिए आपको एक शब्द लेखन का कार्य करना है। उसमें पहला उदाहरण आया है, जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। अर्थात यह शब्द आपको ढूंढने का कार्य पाठ में करने के बाद उसका उत्तर यहाँ पर आता है, अर्थात जिसको उस शब्द समूह को एक पास से एक शब्द लिखने का कार्य करना है, अर्थात जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो, जिसको कहा जाता है एक शब्द में अव्यवस्थित हो। दूसरा यहाँ पर आया है शब्द समूह, उसके लिए एक शब्द आपको लेखन का कार्य करना है। दूसरा वह शब्द समूह अर्थात निंदा करने वाला, जिसको हम निंदक कहते हैं। तीसरा देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला, अर्थात शहीद। तीसरा शब्द जो जीता नहीं जाता, अर्थात उसको अजेय कहा जाता है। अर्थात चौथा शब्द है अजेय के इस रूप में। इसके पश्चात अभिव्यक्ति के संदर्भ में या स्वमत के संदर्भ में आपको, जिसको हम कह सकते हैं, दो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आए हैं। पहला आया है, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। अर्थात समाज सुधारकों ने भरकस प्रयास किए हैं, लेकिन समाज के भीतर की बुराई या समाज में व्याप्त जो कुछ बुराई है उसको पूर्णतः समाप्त करने में वह सफल नहीं हुए हैं या विफल हुए हैं। इस पर आपकी विचार या आपका मत यहाँ पर व्यक्त करना है। छात्रगण, हम देखते हैं कि पाठ का मुख्य विषय ही यहाँ पर आया है कि किस प्रकार समाज सुधारक या समाज सुधारक के उस प्रयासों को किस प्रकार लेखक ने वह मानव व्यक्त करने का प्रयास किया कि पाप के ये चार हथियार किस प्रकार उसको विफल बनाने का कार्य करते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि कई महापुरुषों का, कई साधु संतों का योगदान मानो दुनिया का पाप समाप्त नहीं कर पाया है। यही बात एक पास से मानो यहाँ पर पाठ के संदर्भ में आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको एक सरल सा एक पाठ के बाहर का प्रश्न यहाँ पर, लेकिन पाठ का ही कुछ संदर्भ रखने वाला यहाँ पर पूछा गया कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त या समाज में स्थित बुराइयों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। अर्थात हम देखते हैं कि कई महापुरुषों ने, कई साधु संतों ने, कई महात्माओं ने या कई महापुरुषों के अवतार, कई वैज्ञानिक, बड़े बड़े समाज सुधारक इस संसार में हुए। और यहाँ तक कि परमात्मा भगवान आदि का, राम कृष्ण आदि का भी, या कई अवतारी पुरुषों का, कई साधु संतों का, जिसमें कबीर, संत तुकाराम आदि, या हमारी रचना में जिनका उल्लेख आया था
जिसमें सुकरात अर्थात सोक्रेटिस का भी उल्लेख आता है, गैलीलियो आदि ऐसे वैज्ञानिक लोगों का आधुनिक काल के संदर्भ में अगर हम देखें तो महात्मा फुले, महात्मा गांधी आदि का, कई महापुरुषों का एक पासे योगदान समाज के सुधार हेतु एक पासे देखने को मिलता है। इन सभी लोगों ने दुनिया में व्याप्त, संसार में व्याप्त पाप को, बुराइयों को मिटाने का प्रयास यहाँ पर किया, लेकिन फिर भी कई प्रयास करने के बाद भी कटु सत्य इस प्रकार का समाज के बारे में देखने को मिलता है कि सत्य को उजागर करने का प्रयास इन लोगों ने किया, भरकस ऐसा योगदान उन्होंने दिया, समाज की बुराइयों को, खोखली आडंबरपूर्ण ऐसी प्रथाओं को, परंपराओं को मिटाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन फिर भी समाज में व्याप्त आडंबर, अंधविश्वास या बुरी विचारधारा समाप्त हो नहीं पाई है। गहरा कड़वा सच मानो उन्होंने दुनिया के सामने लाने का भरकस प्रयास किया, सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया, वैज्ञानिक आदि एक सुधारवादी विचारधारा के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे मानो प्रयास किए, यहाँ तक कि इन महापुरुषों को उल्टा लेकिन समाज का मानो एक परिणाम एक पास से भुगतना पड़ा। कई साधु संतों को, महापुरुषों को, समाज सुधारकों को, वैज्ञानिकों को समाज की निंदा अपेक्षा मानो उल्टी सहनी पड़ी है, और परिणामतः सही मायने में देखें तो भरकस ऐसा प्रखर विरोध एक पासे इन महापुरुषों को, साधु संतों को, वैज्ञानिकों को, समाज सुधारकों को झेलना पड़ा। इन्हीं लोगों ने मानो जीवन भर सच्चे तथा अपने अच्छे विचारों के बल पर, तत्वों के बल पर या इन तत्वों की स्थापना करने का प्रयास मानो संघर्ष करते हुए वो किया। इतना होने के बावजूद भी हर समय काल खंड में हम देखते हैं छात्रगण कि इन साधु संतों का, महापुरुषों का योगदान मानो हम देखते हैं कि अच्छाइयों के साथ समाज में बुराइयां भी एक पासे लगातार बनी रही, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी आज भी एक पासे मानो नजर आती है या विद्यमान देखने को मिलती है। और यह सच है कि जब तक दुनिया में एक पासे अच्छे बुरे लोगों का अस्तित्व रहेगा या अस्तित्व बना ही रहेगा, यही बात एक पासे मानो सही मायने में देखने को मिलती है। अतः कोई भी अकेला व्यक्ति एक पासे मानो समाज की बुराइयों को समाप्त नहीं कर पाता है। जैसे छात्रगण हम एक कहावत देखते हैं कि अकेला चना जैसे भाड़ फोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार कोई वैज्ञानिक, कोई समाज सुधारक या साधु संत समाज में व्याप्त बुराइयों को पूरी तरह से समाप्त कर नहीं सकता है। यही बात एक पासे मानो इस विचार के माध्यम से, इस सच्चे कड़वे ऐसे विचार के रूप में एक पासे यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद आपको पूछा गया है कि लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब हम देखते हैं कि कोई भी कार्य या कार्य सिद्धि तक या सफलता तक लेकर जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भरकस प्रयास, सकारात्मक सोच रखकर एक पासे आगे बढ़ना आवश्यक होता है और लोगों के सक्रिय सहभाग से। जैसे अभी कहावत का संदर्भ दिया कि अकेला चना जैसे फाड़ फोड़ नहीं सकता, यूनिटी इज पावर, जिस प्रकार अंग्रेजी में एक पासे कहते हैं कि एकता में या लोगों की जितनी एकता होगी, लोग एकजुट हो जाएंगे तो कितनी भी भयंकर समस्या, कितना भी कठोर ऐसा कोई प्रसंग या मानो प्रश्न या कितना भी भयंकर ऐसा कोई संकट क्यों न, उसको हल करने का कार्य किया जा सकता है। और यही बात यहाँ पर इस विचार के संदर्भ में कही गई कि लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारण का कार्य सफल हो सकता है। अर्थात एक अच्छा विचार लेकर समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहता है, समाज का सुधार का विचार वो रखना चाहता है, लेकिन समाज सुधारक अकेला कुछ नहीं कर पाता है। उसको समाज के लोगों का, भरकस ऐसे लोगों का सक्रिय ऐसा, अब सक्रिय अर्थात क्रियाशील ऐसा, केवल तन रूपी नहीं चलेगा या केवल मन रूपी नहीं चलेगा, बल्कि तन मन और जरूरत पड़े तो मानो धन की भी जरूरत एक पासे पड़े तो भी एक पासे योगदान देने के लिए लोगों का एक पासे सहयोग यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए कोई भी अकेला व्यक्ति या इक्का दुक्का व्यक्ति चाहे कितना भी क्रांतिकारी, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह समाज में बुराइयों को बदलकर परिवर्तन लाने का काम या परिवर्तन लाने का कार्य वह कभी कर नहीं पाता है। अकेला परिवर्तन करने में वो असमर्थ होता है।
और इसमें हम देखते हैं कि आज़ादी का आंदोलन आदि का संदर्भ यहाँ पर लिया जा सकता है कि आज़ादी के आंदोलन को सफल बनाने में केवल गांधी जी ने वो कदम उठाया, लेकिन अकेले गांधी जी ने वो सफल कार्य यहाँ पर नहीं किया। समग्र भारत के जनमानस को क्रांतिकारी इस कार्य में जोड़ने का कार्य उन्होंने किया। और केवल एक सुंदर सा उदाहरण गांधी जी के संदर्भ में यहाँ पर नजर आता है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन समग्र भारतीय जनमानस को मनो जगाने का कार्य करता है, और इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से समग्र भारतवासियों को उन्होंने जागृत करने का काम किया, और सामान्य जनता भी अपनी इच्छा से सक्रिय सहभाग गांधी जी की असहयोग आंदोलन में देती चली गई, और असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ मानो सफल हो पाया। अर्थात किसी भी समाज सुधारक की सोच को प्रत्यक्ष कार्यान्वित करने के लिए या सफल बनाने के लिए समाज का योगदान, लोगों का योगदान बहुत मायने रखने का कार्य करता है। जब तक लोग यहाँ पर योगदान देने का काम, उस समाज सुधारक की बात को अमल में लाने के लिए एक पास से योगदान देने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक समाज का सुधार का कार्य सफलता से यहाँ पर हो नहीं सकता है। और गांधी जी ने जिस प्रकार से एक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा, लोगों ने भरकस योगदान दिया, अंग्रेजों को देश से मानो खदेड़ने का काम सफलता से यहाँ पर हो पाया। और लोग अगर समाज सुधारक का साथ न देते तो समाज सुधारक का पूरा जीवन एक पास से संघर्ष में समाप्त हो जाएगा। अर्थात हम देखते कि समाज सुधारक कितना भी चाहे प्रयास क्यों न कर ले, लोग अगर उसका साथ देने का काम नहीं करेंगे तो उसकी जिंदगी पूर्ण एक पास से संघर्ष में बीत जाएगी, वह कभी सफल हो नहीं पाएगा। और सुधारक का जीवन समाप्त होने पर भी लोगों को उसके कार्य का कोई महत्व भी एक पास से मालूम नहीं होता है। अर्थात समाज सुधारक की बात क्या है, समाज सुधारक कहना क्या चाहता है, वह किस सोच से एक पास से हमारे सामने आया है, यह लोगों के ध्यान में आना आवश्यक होता है। और केवल ध्यान में नहीं आकर काम चलती, बल्कि उसको अमल में लाने के लिए उसको सहयोग देने का काम भी उनको करना आवश्यक होता है। कभी कभी सुधारक के जीवन के लंबे समय के बाद जनता को उस कार्य उसकी सफलता के लिए अपना जीवन शहीद करने वाले लोग याद आते हैं। अर्थात हमारे लिए इन समाज सुधारकों ने योगदान दिया है, यह बात कभी कभी लोगों के देर से ध्यान में आती है, और कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इस प्रकार लोग भी मानो उन लोगों की शहादत को याद रखे, समाज में परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय ऐसा योगदान देने के लिए सहभाग देने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि पुराण काल से एक पास हम देखते हैं संत ज्ञानेश्वर का, संत तुकाराम महाराज, राजा संभाजी हो, राजर्षि शाहू महाराज, गांधी जी आदि का, प्लेटो, गैलीलियो, एरिस्टोटल या महात्मा फुले, बाबा साहब आम्बेडकर आदि, ये सभी महापुरुषों का योगदान आज भी हम देख रहे हैं कि इनके कार्य को सफल बनाने में जन आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। लोग उन महापुरुषों के साथ, इन साधु संतों के साथ, उनके विचारों के साथ, उनके कार्य के साथ जुड़ते चले गए और उनकी सोच को अमल में लाने का काम किया, सक्रिय सहभाग उन्होंने देने का काम किया, और समाज सुधारण के उस कार्य में अपनी आहुति लोगों ने दी, और उस समाज सुधारक के कार्य को सफल बनाने का कार्य लगातार करते रहे। यही बात इस विचार के माध्यम से यहाँ पर कही गई है, और लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल होता है। इसके कई उदाहरण कई महापुरुषों के, डॉक्टर अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, महात्मा फुले आदि का हो, राजर्षि शाहू महाराज आदि का उदाहरण क्यों न हम ले, इन लोगों को, इन महापुरुषों को, इन बड़े बड़े इन समाज सुधारकों को लोगों ने सक्रिय सहभाग के रूप में योगदान दिया, और इन समाज सुधारकों का जो विचार, जो समाज सुधारण का एक विचार उनका था, उसको सफल बनाने में लोगों के सक्रिय सहभाग ने एक पास से सफल बनाने का काम किया है। आगे पाठ पर आधारित छात्रगण आपके सामने कुछ प्रश्न यहाँ पर आते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। अर्थात पाप के 4 हथियार, प्रभाकर जी का यह पाठ क्या संदेश देना चाहता है। अब सरल सा एक संदेश यहाँ पर आया कि
समाज सुधारक कितने भी भरकस समाज सुधारना के कार्य करे या प्रयास करे, कितना भी वो भरकस प्रयास करने का कार्य करे, अंततः उसको असफल ही होना पड़ता है। पाप के चार हथियार उसको अलग अलग पद्धति से किस प्रकार विफलता की ओर लेकर जाने का काम करते हैं, यह यहाँ पर इस रचना के माध्यम से व्यक्त किया है। और बहुत प्रसिद्ध जाने माने ऐसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस पाप के चार हथियार इस निबंध के माध्यम से समाज की मानसिकता को व्यक्त करने का काम बड़ी सफलता के साथ इस रचना के माध्यम से किया है। लेखक के अनुसार हर युग में कोई न कोई सुधारक जन्म लेने का कार्य करता है। हम देखते हैं कि पुरातन काल से जिस समय कालखंड में जिस प्रकार की समाज में बुराइयां है, समाज में जो एक पास संकट है, उस अनुसार उस समय कालखंड में कोई न कोई सुधारक एक पास जन्म लेने का कार्य करता है या जन्म लेने का कार्य किया है। वह समाज की गलत ऐसी परंपराओं को, रूढ़ियों को, विचारों को मिटाने का विचार वह हाथ में लेकर एक पास निकल पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था में जो एक पास बुराइयां है, सामाजिक व्यवस्था में जो कुछ अन्याय है, समाज के जीवन में व्याप्त जो दोष या अन्याय अत्याचार आदि है, उसको समाज सुधारक अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से एक पास मानो दूर करने के लिए हर संभव लोगों का योगदान लेकर एक पास प्रयास करता रहता है। और फिर भी कभी कभी समाज सुधारक को एक पास उपेक्षित, प्रताड़ित या अपमानित एक पास करने का कार्य किया जाता है या उसके प्रति दुर्लक्ष्य भाव करने का कार्य किया जाता है। सुधारक फिर भी अपने मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ने का कार्य करता है। कभी कभी तो उसकी मानो हत्या तक यहाँ पर हो जाती है और लोग उसकी मृत्यु के बाद सुधारक को संत, महात्मा, पैगंबर, तीर्थकर, अवतार आदि कुछ महान ऐसी उपाधियाँ देकर उन लोगों को महान बनाने का कार्य करते हैं या श्रद्धा का स्थान बना देने का कार्य करते हैं। जैसे रचना में बहुत सुंदर इस रचना के माध्यम से लेखक कहते हैं कि शुरुआत में उसकी उपेक्षा की जाती है, बाद में उसकी निंदा की जाती है और इतने पर भी समाज सुधारक अगर रुकने का कार्य नहीं करता है तो उसकी हत्या करके बाद में उसको एक प्रकार से समाप्त करना या उसकी उस समाज सुधारण की उस क्रिया को रोकने का कार्य किया जाता है। यहाँ तक कि अंतिम प्रयास अर्थात उसको श्रद्धा का एक पास से मानो स्थान उसको देकर उसकी जय जयकार करके एक पास से उसको मानो जय जयकार करके उसको रोकने का कार्य किया जाता है। अर्थात जो विचार वह लेकर समाज सुधारना करना चाहता है वह बात वह दूर चली जाती है और कहीं न कहीं उसकी ही जय जयकार करने का काम समाज करता है। अर्थात कहते हैं लेखक यहाँ पर प्रभाकर जी कि महापुरुषों की पंक्ति में उस समाज सुधारक को ले जाकर एक पासे उसको एक पासे रोकने का काम किया जाता है, उसके बाहरी व्यक्तित्व की एक पासे पूजा करके। अर्थात हम देखते कि आज कई महापुरुषों के विचारों को लोग अमल में लाने के बजाय उसके पुतलों को, उसकी मूर्तियों को ही पूजने का कार्य करते हैं। कबीर ने कहा भी था कि मानो परमात्मा ईश्वर आदि एक पासे पत्थर रूपी परमात्मा ईश्वर आदि पूजने से कभी भगवान आदि नहीं मिलते हैं। भगवान तो अंतर में हमारे हृदय में एक पासे बसे हुए होते हैं। अर्थात तात्पर्य यह किसी भी अवतार ईश्वर आदि को या किसी महापुरुष को, किसी समाज सुधारक को पुतले आदि में, मूर्ति आदि में एक पासे खोजने का कार्य नहीं किया जा सकता। उनके विचारों को भौतिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से स्वीकारना आवश्यक होता है। और समाज बाहरी व्यक्तित्व को इन महापुरुषों के एक पासे स्वीकारने का कार्य करता है, वहीं पर उसके विचारों की पराजय होती है और बाहरी व्यक्तित्व की केवल एक पासे समाज उसकी जय जयकार करने का काम करता है। और इसीलिए समाज की इस मानसिकता को सुधारने का संदेश लेखक इस रचना के माध्यम से देना चाहता है या इस पाठ के माध्यम से लेखक देने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। सामान्य जनता को सुधारक के विचारों की और एक पासे ध्यान देते हुए उसका अनुसरण एक पासे करना एक पासे आवश्यक है। समाज सुधारक की जय जयकार नहीं, उसकी विचारों की जय जयकार होनी आवश्यक है। वह कहना क्या चाहता है उस पर अमल एक पासे होना आवश्यक है। यही यहाँ पर यह मानो पाप के चार हथियार ये पाठ यहाँ पर संदेश देने का कार्य करता है। जय जयकार
उस सुधारक की नहीं, जय जयकार उसकी विचारों की एक पास होनी आवश्यक है। सुधारकों की जयंतियाँ मनाने से कभी भी समाज का सुधार का कार्य कभी सफल हो नहीं सकता है, बल्कि समाज सुधारक ने जो बात कही है उस विचारों को समाज के लोग अमल में लाने का कार्य करेंगे, तभी जाकर समाज की बुराइयाँ मिट सकती है। यही संदेश समाज सुधारक देना चाहता है। और समाज सुधारक का स्मारक बनाने से एक पासे बनाने के बदले उसके विचारों का स्मरण करे, उस समाज सुधारक के विचारों को जीवन में उतारने का कार्य, उसी को आत्मसात करने का कार्य करे। यही बहुत बड़ी एक विचारधारा या यह संदेश एक पासे पाप के 4 हथियार यह पाठ छात्रगण यहाँ पर देने का प्रयास करता है। अंतिम एक प्रश्न यहाँ पर पाठ पर आधारित आया है कि पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य क्या है, अर्थात यह कौन सा उद्देश्य लेकर मानो पाठ हमारे सामने आता है। अब किसी भी रचना या रचनाकार का एक मूल उद्देश्य एक पास होता है। समाज में व्याप्त बुराइयों को समाज सुधारक कितना भी प्रयास करके एक पास समाप्त नहीं कर पाते हैं, किस प्रकार उनको अलग अलग पाप के 4 हथियार रोकने का काम करते हैं, यही बात व्यक्त करना इस निबंध का एक पास मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आया है। और लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस व्यंग्य निबंध के माध्यम से यही बात यहाँ पर व्यक्त करने का काम किया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी समाज की मानसिकता को या समाज की मानसिकता की उस विडंबना को, विरोधाभास को एक पासे सामने लाने का प्रयास करते हैं। दुनिया के हर समय कालखंड में समाज में अच्छे बुरे लोग तो दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, उनका अस्तित्व लगातार बना हुआ है, लेकिन समाज में स्थित जो दुर्विचार है, अन्याय अत्याचार है, समाज में स्थित अंधविश्वास है, बुराइयां है, इन बुराइयों का बोलबाला हमेशा एक पासे बना हुआ होता है। अर्थात अच्छाई और बुराई संग संग साथ साथ एक पासे चलती है, लेकिन अच्छाइयों से समाज का मानो भला हो सकता है, लेकिन बुराइयाँ कभी कभी अच्छाइयों पर हावी हो जाती है। और इस हावी होती हुई बुराइयों को दूर करने का काम तत्कालीन हर समय कालखंड के समाज सुधारक करना चाहते हैं। समाज में जो जो बुराई है उसको खत्म करना ये विचार एक पास से होता है, लेकिन समाज सुधारक की इस मानो आहुति को समाज सुधारक का समाज में स्थित पाप मिटाने का जो विचार है, यह कहीं न कहीं समाज का वो विकास वह करना चाहता है। समाज की उन बुराइयों को, अंधविश्वास, अन्याय, अत्याचार को मिटाना वो चाहता है। समाज की जागृति करने की या समाज को जन जागरण की विचारधारा लेकर वो चलता है, वो जन्म लेने का कार्य इसी हेतु से करता है। लेकिन उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, इस प्रकार की पाप की ये 4 या बुराई के ये 4 हथियार समाज की मानो विकास की इस मानो अवधारणा को, अर्थात समाज सुधार के उस कार्य को मानो रोकने का काम या उसको पराजित करने का प्रयत्न हमेशा ये 4 हथियार ये करते रहते हैं। सुधारक की हत्या के बाद अगर उसका बोलबाला बढ़ता है तो सुधारक को मानो लोकोत्तर या भगवान परमात्मा या महान ऐसे उपाधियों पर बिठाकर एक पासे मानो उसको देवता का दर्जा देकर एक पासे उसकी जय जयकार की जाती है। समाज सुधारक के विचार मानो दुर्लक्षित होते हैं और समाज सुधारक को भगवान अवतार ईश्वर के रूप में उसकी मूर्ति या पुतले आदि के रूप में, मूर्ति आदि के रूप में केवल एक पासे उसकी पूजा करने का काम किया जाता है। अर्थात अलग अलग हथकंडे अपनाकर बुराई या पाप किस प्रकार समाज सुधारक को रोकने का कार्य करता, समाज सुधार की इस प्रक्रिया को रोकने का काम करता, यह विचार लेखक इस रचना के माध्यम से व्यक्त कराते हैं। कहते हैं कि सुधारक के विचारों को परास्त करने का यही सबसे बड़ा भयंकर ऐसा एक शस्त्र हथियार एक पासे अपनाने का काम किया जाता है। और इसीलिए लेखक का मूल उद्देश्य सामान्य जनमानस को जगाना है। समाज सुधारक क्या कहना चाहता है, समाज सुधारक की उस मूल बात की ओर ध्यान दीजिए। समाज सुधारक तो केवल माध्यम है, समाज सुधारक को परमात्मा ईश्वर मत बनाइए। वो कहना क्या चाहता है, वो किस बात को अमल में लाना चाहता है, उस बात पर एक पासे मानो गौर करना समाज के लिए हितकारी है। सुधारकों की शहादत बर्बाद न हो, यह लोगों को, समाज के लोगों को एक पासे ध्यान में रखना है। यही एक पासे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इस रचना का यहाँ पर आया है। इन महापुरुषों ने, इन साधु संतों ने समाज हित में जो बात कही है उसको अमल में लाने का काम
समाज की एक एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, उसका अनुसरण का कार्य करना पड़ेगा, उसको अमल में लाने का कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर एक पास से समाज का हित यहाँ पर हो सकता है। समाज सुधारकों के मंदिर स्मारक आदि बनाकर, मूर्तियाँ बनाकर कभी भी समाज का हित नहीं हो सकता, बल्कि उनके विचारों को जीवन में उतार कर समाज हित में एक पास प्रयोग में लाना, यही मूल उद्देश्य इस रचना का अर्थात पाप के 4 हथियार इस निबंध रचना का छात्रगण यह मूल उद्देश्य यहाँ पर आया। इन प्रश्नों के बाद साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके सामने यहाँ पर आया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए, यह अरूपी प्रश्न आपके सामने आता है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया की घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार आदि निबंध संग्रह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के देखने को मिलते हैं। आग के रूप में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली किस प्रकार की है, या भाषा शैली का यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आया है। तो भाषा शैली का संदर्भ अगर हम देखें तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली कथ्य को या उस कथानक को, विचार को एक पासे मानो सजीव बनाने वाली अत्यंत सहज ऐसी, सरल ऐसी और अत्यंत मुहावरेदार ऐसी भाषा शैली एक पासे देखने को मिलती है। उसके पश्चात रचना के आधार पर छठा प्रश्न आपके सामने आया है, निम्नलिखित वाक्यों के भेद आपको पहचानने हैं। अर्थात हम देख रहे हैं कि 12वीं कक्षा के पुराने पाठ्यक्रम में भी वाक्य भेद ये प्रश्न था, यहाँ पर भी आपके सामने यहाँ पर वाक्य भेद का प्रश्न आया हुआ है। और हम वाक्य भेदों से परिचित है कि हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत वाक्यों के हमारे अध्ययन आदि कार्य के रूप में आए हुए वाक्य के 3 भेद देखने को मिलते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य किस प्रकार पहचानना है, उसकी कुछ थोड़ी सी अनुभूति आपके सामने यहाँ पर मैं व्यक्त करता हूँ कि एक कर्ता एक क्रिया जिस वाक्य में एक पास होती है वो एक पास सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य का संदर्भ अगर हम देखें तो जिस वाक्य में एक या एक से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य आते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय या योजक द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे योजक, समुच्चय बोधक अव्यय, और, लेकिन, किंतु, परंतु, अतएव, मगर, अथवा, बल्कि इस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, तो उनके द्वारा जुड़े हुए हो और अर्थ के आधार पर दोनों स्वतंत्र वाक्य हो तो वह वाक्य एक प्रकार से संयुक्त वाक्य कहलाता है। और तीसरा वाक्य अर्थात मिश्र वाक्य, अर्थात एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य जो एक दूसरे पर अर्थ के आधार पर अवलंबित होते हैं, ऐसे वाक्य अर्थात मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो इन वाक्यों के 3 भेदों का अल्प सा एक पास परिचय लेने के बाद वाक्य के भेद किस प्रकार के होते हैं, इसका इन दिए गए वाक्यों के आधार पर उसका परिचय लेने का कार्य करेंगे। आपके सामने 10 वाक्य यहाँ पर छात्रगण आए हैं। उसमें पहला वाक्य है, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए थे। अर्थात यहाँ पर यह पहला वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण बनकर आता है। दूसरा, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। यहाँ पर एक दूसरे पर आधारित है, इसलिए यह दूसरा वाक्य मिश्र वाक्य है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। यह 2 स्वतंत्र वाक्य और यह समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, तो यह वाक्य बना तीसरा संयुक्त वाक्य। चौथा, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही, अर्थात सरल वाक्य का उदाहरण यहाँ पर। पांचवा, यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। यह 5वां वाक्य आपको फिर यहाँ पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण बनकर आता है, अर्थात 2 स्वतंत्र वाक्य लेकिन यह समुच्चय बोधक अव्यय। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, छठा सरल वाक्य का उदाहरण। 7वां, निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। अर्थात सरल सी बात, ये 7वां वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण बनकर आता है जो एक दूसरे पर अवलंबित है, आधारित है अर्थ के आधार पर। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। अब 8वां वाक्य छोटे 2 वाक्य है, लोगों ने देखा और ये समुच्चय बोधक अव्यय, हैरान रह गए। 2 वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थ के आधार पर स्वतंत्र है लेकिन और इस समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये वाक्य बन जाता है संयुक्त।
सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, अर्थात यह सरल दृष्टि से देखें तो एक दूसरे पर अर्थ के आधार पर अवलंबित है, इसलिए यह मिश्र वाक्य का उदाहरण। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह सरल दृष्टि से देखें तो मिश्र वाक्य का उदाहरण जो अर्थ के आधार पर एक दूसरे पर अवलंबित है। मिश्र वाक्य का उदाहरण 10वां वाक्य यहाँ पर आता है, अर्थात इस प्रकार इन वाक्य के रचना के अनुसार भेद कौन से, इसका भी परिचय हमने यहाँ पर लेने का काम किया। छात्रगण, इस पाठ पर आधारित अन्य कुछ भी प्रश्न अगर हम रहे तो इसको आगे फिर कभी एक पास इसके ऊपर चर्चा आदि करने का काम करेंगे। यहाँ पर समग्र इन प्रश्नों को या स्वाध्याय से जुड़े हुए प्रश्नों का हल करने के बाद यहाँ पर रुकने का कार्य कर